द हिंदू अखबार की कुछ खास सुर्खियों पर गहराई से बात करेंगे। हमारा फोकस उन पहलुओं पर रहेगा जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए या फिर जो भी मौजूदा घटनाक्रम को ठीक से समझना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। आज देखिए कई सारे जरूरी विषय हैं। हम भारत अमेरिका के नए रक्षा समझौते को देखेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है वकील क्लाइंट विशेषाधिकार पर, उसको समझेंगे। हाँ, वो काफी अहम है। बिल्कुल। और फिर शांति और सुरक्षा के लिए एक नए बोर्ड का प्रस्ताव है, उस पर भी बात होगी। वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में चीन कहाँ खड़ा है, अमेरिका की परमाणु परीक्षण नीति पर क्या बहस चल रही है, यौन हिंसा पर समाज का रवैया, पुलिस प्रशासन में बदलाव, और रेलवे की एक नई पहल भी है ना। हाँ, स्थानीय कारीगरों के लिए, इन सब पर बात करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ खबरें दोहराना नहीं है, बल्कि थोड़ा रुक कर सोचना है। विश्लेषण क्या कहता है, इसके पीछे की वजह क्या है, मायने क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ी खबर है, भारत और अमेरिका के बीच एक नया 10 साल का रक्षा समझौता हुआ है। अब ये सुनने में लगता है कि चलो और सैन्य अभ्यास होंगे, लेकिन बात शायद इससे आगे की है। तकनीक हस्तांतरण, सह उत्पादन, क्या है ये सब? तो पहली खबर रक्षा क्षेत्र से। ये जो नया 10 वर्षीय रक्षा ढांचा साइन हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, जाहिर है मकसद तो रक्षा सहयोग बढ़ाना है और शायद भारत में रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा देना। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये समझौता जो है वो इंडो पैसिफिक में भारत अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों का ही हिस्सा है। खासकर चीन की समुद्री ताकत को देखते हुए इस इलाके में सुरक्षा का संतुलन बनाने के लिए ये जरूरी हो गया है। ये एक तरह से जो पहले समझौते हुए थे, जैसे लमुआ, कॉमकासा, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता है जो 2000 के दशक में शुरू हुआ था। अच्छा, तो लिमुआ और कॉमकासा तो पहले से थे। ये नया 10 साल वाला ढांचा उनसे अलग कैसे है? क्या ये बस नाम नया है या इसमें कुछ ठोस रूप से नया भी है, खासकर मेक इन इंडिया या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिहाज से? सवाल अच्छा है। देखिए, ये पिछले समझौतों पर ही बना है, लेकिन इसका दायरा थोड़ा और गहरा और व्यापक लगता है। अगर इसमें जैसा सुनने में आ रहा है कि तकनीक हस्तांतरण और सह उत्पादन के वाकई ठोस प्रावधान है, तो ये सिर्फ सामान खरीदने बेचने से आगे की बात होगी। इससे भारत के रक्षा उद्योग में मतलब एफडीआई आ सकता है, साझा विकास परियोजनाएं बढ़ सकती हैं। तो हाँ, भारत की अपनी रक्षा निर्माण क्षमता बढ़ सकती है, लेकिन हाँ, कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे अपनी रणनीतिक स्वायत्तता कैसे बनाए रखें, और ये जो इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब दोनों देशों की सेनाएं साथ काम करेंगी, उसके लिए ट्रेनिंग और खर्च का इंतजाम कैसे होगा, ये सब देखना होगा। अच्छा, तो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि तकनीक और उत्पादन क्षमता पर भी नजर है। अगर यूपीएससी के नजरिए से देखें तो प्रीलिम्स या मेंस के लिए इसमें सबसे अहम क्या है? देखिए, प्रीलिम्स में तो सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि समझौते के उद्देश्य क्या क्या है, जैसे इंटरऑपरेबिलिटी, जॉइंट एक्सरसाइज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, ये सब। लेकिन मेंस के लिए ज्यादा जरूरी सवाल ये बनता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की जो सुरक्षा स्थिति है, उस पर इन गहरे होते भारत अमेरिका रक्षा संबंधों का रणनीतिक और आर्थिक असर क्या पड़ेगा। इसमें सिर्फ फायदे नहीं बताने होंगे, बल्कि जो चिंताएं हैं, जैसे रणनीतिक स्वायत्तता वाली बात, उसका भी विश्लेषण करना होगा। चलिए अब कानून की दुनिया में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। सीजीआई बीआर गवई की बेंच ने कहा है कि जांच एजेंसियां वकीलों को ऐसे ही नहीं बुला सकती कि बताओ क्लाइंट से क्या बात हुई थी या क्या कानूनी सलाह दी थी। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 के तहत जो विशेषाधिकार मिला है उसे पुख्ता करता है। हाँ, ये बहुत अहम फैसला है। ये वकील और क्लाइंट के बीच जो भरोसे का रिश्ता होता है ना, जिसे हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, उसको मजबूती देता है। ये सिर्फ वकील का अधिकार नहीं है, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है कि वो बिना डरे कानूनी सलाह ले सके और उसकी सुनवाई निष्पक्ष हो। ये फैसला एक तरह से जांच एजेंसियों की ताकत और पेशेवर गोपनीयता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। अब एजेंसियों को केस बनाने के लिए दूसरे सबूत ढूंढने होंगे। वो वकील से मिली जानकारी पर निर्भर नहीं रह सकते जब तक कि वो विशेषाधिकार के दायरे में आती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वकील को कभी समन भेजा ही नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर वकील को समन भेजना ही है तो उसके लिए बहुत ठोस और खास वजह बतानी होगी। समन में लिखना होगा कि भाई किस खास जानकारी या दस्तावेज के लिए बुलाया जा रहा है, यूं ही अंदाजे से या पूछताछ के लिए नहीं बुला सकते। अच्छा। हाँ, लेकिन ये देखना होगा कि जो मुश्किल मामले होते हैं, जैसे बड़े वित्तीय घोटाले या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले, उनमें ये संतुलन कैसे काम करेगा।
क्योंकि वहाँ एजेंसियां अक्सर कहती हैं कि वकील के पास अहम जानकारी है। तो ऐसे मामलों में अदालतों को और ध्यान देना होगा। इस बेंच में सीजीआई गवई के साथ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया भी थे। और जैसा आपने कहा, समन स्पेसिफिक होना चाहिए। यूपीएससी के लिए ये कितना अहम है? प्रीलिम्स के लिए तो सीधा सवाल बन सकता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा वकील क्लाइंट कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करती है? जवाब होगा धारा 132। मेंस में इसके गहरे असर पर सवाल आ सकता है, जैसे भारत में वकील क्लाइंट विशेषाधिकार का क्या महत्व है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखते हुए जांच की जरूरतों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, इस पर चर्चा करने को कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक संपादकीय में एक दिलचस्प विचार आया है, शांति और सतत सुरक्षा बोर्ड बनाने का। कहा जा रहा है कि हमें सिर्फ रक्षा पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि शांति और टिकाऊ सुरक्षा को भी पॉलिसी का अहम हिस्सा मानना चाहिए। और इसके लिए एक संस्था बनानी चाहिए जिसमें कूटनीति, क्लाइमेट चेंज से निपटना, विकास, ये सब गैर सैन्य उपाय शामिल हों। हाँ, ये विचार इस बात पर जोर देता है कि आज के जमाने में सुरक्षा का मतलब सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत नहीं है। सुरक्षा अब बहुआयामी हो गई है, जैसे क्लाइमेट चेंज है या पानी या दूसरे संसाधनों की कमी, महामारियां, आर्थिक मुश्किलें। ये सब भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उतने ही बड़े खतरे हैं जितने कि पारंपरिक सैन्य खतरे। तो एक ऐसा स्थायी बोर्ड जिसमें विदेश मंत्रालय, रक्षा, गृह, वित्त, पर्यावरण सब शामिल हों, वो इन नए तरह के खतरों से निपटने के लिए एक मिलीजुली और लंबी रणनीति बनाने में मदद कर सकता है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था दुनिया में कहीं और है और इसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं? देखिए, कुछ हद तक इसकी तुलना अमेरिका या दूसरे देशों के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से कर सकते हैं। हालांकि इस प्रस्तावित बोर्ड का फोकस ज्यादा व्यापक होगा, जिसमें शांति और सतत विकास पर ज्यादा जोर होगा। यूएन के लेवल पर भी ऐसे मैकेनिज्म हैं। फायदे तो साफ हैं, नीतियों में तालमेल होगा, भविष्य के खतरों का अंदाजा बेहतर लगेगा, संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा। लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे कहीं ये एक और सरकारी दफ्तर बनकर न रह जाए, या अलग अलग मंत्रालयों में खींचतान हो, या फिर इसका राजनीतिकरण हो जाए। इसके पक्ष में तर्क देने वाले अक्सर कहते हैं कि देखो, लड़ाई झगड़े में कितना पैसा बर्बाद होता है, उसकी तुलना में क्लाइमेट चेंज से निपटने में कम खर्च आएगा। या फिर सिप्री जैसे संस्थानों के आंकड़े दिखाते हैं कि दुनिया में संघर्ष बढ़ रहे हैं। यूपीएससी के लिहाज से तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। परीक्षा में इसे कैसे देख सकते हैं? प्रीलिम्स में शायद ऐसा सवाल आए कि इस प्रस्तावित बोर्ड का मकसद इनमें से क्या नहीं है, और ऑप्शन में हो सकता है पारंपरिक सैन्य अभियान चलाना। मेंस के लिए ये एक अच्छा आलोचनात्मक सवाल बन सकता है। भारत में एक वैधानिक शांति और सतत सुरक्षा बोर्ड बनाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करें। इसे असरदार बनाने और इसकी जवाबदेही तय करने के लिए कैसी संस्थागत संरचना चाहिए होगी, इस पर विचार करने को कहा जा सकता है। अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ चले। एक लेख है जो बताता है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना बन गया है और ये स्थिति और मजबूत हो रही है। ताजा आंकड़े कहते हैं कि चीन का मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड, मतलब विनिर्माण से होने वाली कमाई, करीब 4.6 से 4.7 ट्रिलियन डॉलर है 2023-24। ये दुनिया के कुल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का लगभग 28 से 30% है। बहुत बड़ा आंकड़ा ये। हाँ, ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। चीन की सफलता के पीछे कई कारण हैं। उनका अपना घरेलू बाजार बहुत बड़ा है, फिर वो ग्लोबल सप्लाई चेन से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। सरकार की नीतियां भी हैं, जैसे सब्सिडी देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का फायदा तो है ही। भारत के लिए इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो जबरदस्त कंपटीशन है, खासकर सप्लाई चेन पर चीन का जो दबदबा है। दूसरी तरफ मौके भी हैं, जैसे कुछ कंपनियां चीन से हटकर भारत जैसे देशों में आने की सोच सकती हैं, जिसे नियर शोरिंग कहते हैं, और भारत कुछ खास सेक्टर में एफडीआई खींच सकता है। तुलना करें तो भारत कहाँ है इस मामले में, और हमारे पास क्या रास्ते हैं? अभी वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में भारत का हिस्सा काफी कम है, शायद 2-3% के आसपास। तो हमें बहुत काम करना है, जैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने होंगे, उन्हें मजबूत करना होगा, अपने एक्सपोर्ट को और कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधारनी होगी, कुछ खास इंडस्ट्रीज पर फोकस करना होगा, जैसे फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सप्लाई चेन। और सप्लाई चेन में विविधता लाने के लिए दूसरे देशों से व्यापार समझौते करने होंगे। चीन का मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड 4.66 ट्रिलियन और वैश्विक हिस्सेदारी 28-29% 2023। ये आंकड़े तो याद रखने पड़ेंगे।
यूपीएससी के लिए क्या खास है इसमें? प्रीलिम्स के लिए तो सीधा सवाल हो सकता है, 2023 तक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा हिस्सा किसका था? जवाब चीन है। मेंस के लिए विश्लेषण जरूरी है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन के इस दबदबे का भारत की आर्थिक सुरक्षा और औद्योगिक नीति पर क्या असर पड़ता है? इसमें हमें चीन पर निर्भरता कम करने और अपनी क्षमता बढ़ाने के उपायों पर बात करनी होगी। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय है और थोड़ी चिंताजनक भी। अमेरिका से खबर है कि वहाँ शायद राष्ट्रपति ट्रंप या कोई और बड़ा नेता परमाणु विस्फोटक परीक्षण फिर से शुरू करने की सोच रहे हैं। ये एक बड़ा कदम होगा क्योंकि अमेरिका ने 1992 से ऐसे टेस्ट पर खुद ही रोक लगा रखी है। अगर अमेरिका वाकई ऐसा करता है तो इसकी जियोपॉलिटिकल नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। इससे एक नई न्यूक्लियर हथियारों की रेस शुरू हो सकती है। परमाणु अपसार की जो व्यवस्था है, नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम, उसे धक्का लगेगा। खासकर CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जो लागू तो नहीं हुई पर एक राजनीतिक अहमियत रखती है, वो कमजोर होगी। दुनिया भर में डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ सकती है और तो और ये दूसरे न्यूक्लियर देशों को भी अपने हथियार प्रोग्राम तेज करने के लिए उकसा सकता है। इसके अलावा क्या कोई तकनीकी या पर्यावरण से जुड़े पहलू भी हैं? हाँ बिल्कुल, परमाणु विस्फोटों से पर्यावरण को नुकसान होता है, रेडिएशन फैलता है। हालांकि एक तर्क ये भी दिया जाता है कि आजकल बिना विस्फोट किए भी, मतलब कंप्यूटर सिमुलेशन से या सब क्रिटिकल टेस्ट से हथियारों की जांच हो सकती है, तो बड़े विस्फोटों की जरूरत शायद उतनी नहीं है। भारत के नजरिए से देखें तो हमें इसे अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी के संदर्भ में देखना होगा। हमारी पॉलिसी है विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता और पहले इस्तेमाल ना करने की। हालांकि नो फर्स्ट यूज पर बहस चलती रहती है। अमेरिका की ये रोक 1992 से थी और CTBT 1996 में आई पर लागू नहीं हुई। ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। यूपीएससी में ये कैसे आ सकता है? प्रीलिम्स में सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि अमेरिका ने परमाणु विस्फोटक परीक्षण पर वॉलंटरी रोक कब लगाई? जवाब 1992। मेंस के लिए ये एक गंभीर मुद्दा है। सवाल बन सकता है, अगर कोई बड़ी न्यूक्लियर पावर विस्फोटक परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करती है तो ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन व्यवस्था पर इसके संभावित परिणाम क्या होंगे? इसका विश्लेषण करना होगा। चलिए अब एक सामाजिक मुद्दे पर आते हैं। एक लेख में यौन हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात की गई है और पीड़ितों के लिए मजबूत सर्वाइवर सेंट्रिक यानी उत्तरजीवी केंद्रित सपोर्ट सिस्टम बनाने की वकालत है, जिसमें मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल मदद सब शामिल हो। लेख में NCRB और NFHS के आंकड़ों का जिक्र है जो दिखाते हैं कि भारत में यौन हिंसा अभी भी बहुत ज्यादा है। हाँ, ये वाकई एक बहुत गंभीर और पेचीदा समस्या है। सवाल यही है कि इतने कानून बनने के बाद भी जमीनी हकीकत क्यों नहीं बदल रही? इसके पीछे कई कारण हैं। समाज में जो पितृसत्तात्मक सोच है वो, घटनाओं की अंडर रिपोर्टिंग होती है, लोग बताते नहीं हैं, पुलिस जांच में कमियां रह जाती हैं और अदालतों में केस सालों साल चलते रहते हैं। NCRB के आंकड़े देखें तो पुलिस चार्जशीट तो फाइल कर देती है पर कोर्ट में पेंडेंसी बहुत ज्यादा है और सजा मिलने की दर, कन्विक्शन रेट, वो भी काफी कम रही है, अक्सर 30% से भी नीचे। तो फिर रास्ता क्या है? लेख में किस तरह के सपोर्ट सिस्टम की बात है? रास्ता एक व्यापक सर्वाइवर सेंट्रिक अप्रोच में है, मतलब पीड़ित या उत्तरजीवी की जरूरतों को सबसे ऊपर रखना। इसमें क्या क्या आता है? घटना के तुरंत बाद संवेदनशील तरीके से मेडिकल हेल्प और फोरेंसिक जांच, मुफ्त कानूनी मदद, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा से उभरने के लिए काउंसलिंग, मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, पुलिस वालों की सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और सबसे जरूरी समाज में जागरूकता और रोकथाम के उपाय जैसे स्कूलों में शिक्षा। एक बहस ये भी है कि रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाने और उत्तरजीवी की प्राइवेसी और ऑटोनॉमी की रक्षा के बीच संतुलन कैसे बने। NCRB 2023 के आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 4.48 लाख मामले दर्ज हुए हैं। डराने वाले आंकड़े हैं। यूपीएससी के लिहाज से क्या जरूरी है? प्रीलिम्स में आंकड़ों पर सवाल आ सकता है, जैसे NCRB 2023 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के लगभग कितने मामले थे? उत्तर 4.48 लाख। मेंस के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय का मुद्दा है। सवाल बन सकता है, कानूनी सुधारों के बावजूद भारत में यौन हिंसा क्यों जारी है? कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण करें और एक व्यापक सर्वाइवर सेंट्रिक पॉलिसी रिस्पॉन्स सुझाएं। अब एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी एक खबर,
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एक रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। केंद्र ने कोर्ट से कहा था कि वो अपने पुराने फैसले पर फिर से विचार करें, जिसमें CAPFs यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में IPS अधिकारियों की डिप्यूटेशन धीरे धीरे कम करने और कैडर रिव्यू करने को कहा गया था। हाँ, तो इस फैसले का असर CAPFs के मैनेजमेंट पर पड़ेगा। अब इन फोर्सेज में उनके अपने कैडर के अधिकारियों पर ज्यादा निर्भरता बढ़ेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इससे शायद जमीनी स्तर पर जवाबदेही बेहतर हो, क्योंकि कैडर ऑफिसर लंबे समय तक एक ही फोर्स में रहते हैं। लेकिन हाँ, शुरू में शायद अनुभवी अधिकारियों की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। ये मामला थोड़ा बड़ा भी है। ये सिविल सर्विस मैनेजमेंट, सेंटर स्टेट पुलिसिंग बैलेंस और ऑल इंडिया सर्विस बनाम CAPF कैडर जैसे मुद्दों से भी जुड़ता है। तो अब आगे क्या उम्मीद करें? अब देखना ये होगा कि सरकार कोर्ट के निर्देश के मुताबिक कैडर रिव्यू कब तक करती है और IPS डेप्यूटेशन को फेज आउट करने के लिए क्या कदम उठाती है। कोर्ट ने पहले शायद 6 महीने का टाइम दिया था, तो सरकार की अगली नोटिफिकेशन और कैडर रिव्यू की टाइमलाइन अहम होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के फैसले पर कायम है। UPSC के लिए इसमें क्या है? प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि CAPFs में IPS डेप्यूटेशन कम करने का निर्देश किसने दिया था? उत्तर, सुप्रीम कोर्ट। मेंस के लिए सवाल बन सकता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में IPS अधिकारियों की डेप्यूटेशन के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का मूल्यांकन करें, खासकर प्रशासनिक दक्षता और संघीय संतुलन के संदर्भ में। और आखिर में एक अच्छी पहल की खबर। भारतीय रेलवे ने आभार नाम से एक ऑनलाइन स्टोर को संरक्षण देने की घोषणा की है। मकसद है स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देना, खासकर जो हस्तशिल्प और खादी बनाते हैं। रेलवे अपने खरीद सिस्टम और स्टोर्स के जरिए इनके प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट देगा। हाँ, ये वाकई एक अच्छी पहल है। भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। अगर रेलवे बड़े पैमाने पर कारीगरों के उत्पाद खरीदता है तो इससे उन्हें एक पक्का बाजार मिलेगा, उनके सामान की अच्छी कीमत मिलेगी और उनकी रोजी रोटी सुधरेगी। ये MSME सेक्टर और ग्रामीण रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं लागू करने में? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल दिक्कतें तो आ सकती हैं, जैसे इतनी बड़ी खरीद का लॉजिस्टिक्स कैसे संभालेंगे, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसे चेक होगी, सही कीमत कैसे तय होगी, कारीगरों को पेमेंट टाइम पर मिलेगा या नहीं, और अगर माल सही नहीं है तो वापस लेने का क्या सिस्टम होगा। हाँ, ये सब देखना होगा। लेकिन अगर रेलवे अपने इतने बड़े स्टेशन नेटवर्क और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करे तो ये कारीगरों के लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। ये पहल मेक इन इंडिया और KVIC जैसे संस्थानों के लक्ष्यों से भी मेल खाती है और दूसरे सरकारी विभाग भी शायद इससे कुछ सीख सकते हैं। रेलवे बोर्ड का सर्कुलर 21 अक्टूबर को आया था, जिसमें CCS, KVIC वगैरह के आइटम्स लिस्टेड हैं। परीक्षा के लिए इसमें क्या ध्यान रखें? प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि किस सरकारी कंपनी ने स्थानीय कारीगरों की मदद के लिए आभार ऑनलाइन स्टोर शुरू करने की घोषणा की। उत्तर, भारतीय रेलवे। मेंस में सवाल बन सकता है, भारत में कारीगरों की आजीविका सुधारने में सरकारी खरीद यानी पब्लिक प्रोक्योरमेंट की क्या भूमिका है? भारतीय रेलवे की आभार पहल को एक केस स्टडी के तौर पे इस्तेमाल करें। तो आज हमने कई अहम मुद्दों पर बात की। भारत अमेरिका रक्षा संबंधों की गहराई से लेकर वकील क्लाइंट विशेषाधिकार की अहमियत, शांति और सुरक्षा की नई सोच, चीन की वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग ताकत, परमाणु परीक्षण की चिंताएं, यौन हिंसा के खिलाफ लड़ाई, पुलिस प्रशासन में बदलाव और अंत में स्थानीय कारीगरों को रेलवे का सहारा। काफी कुछ कवर किया। हाँ, और इन सभी चर्चाओं से एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उभरता है। ये दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, देश के अंदर भी चुनौतियां हैं। ऐसे में भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बनाए रखते हुए आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक रूप से खुद को कैसे मजबूत कर सकता है? क्या अलग अलग क्षेत्रों में आंतरिक लचीलापन मतलब इंटरनल रेजिलियंस बनाना ही भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इन जटिल विषयों को समझने में कुछ मदद मिली होगी। धन्यवाद।